उत्तर प्रदेश में जो चयन आयोग हैं, जो भर्ती की परीक्षाएं कराते हैं, उनको लेकर शिकायतों का पुलिंदा, नौजवानों में आक्रोश और सरकारों की तमाम हिदायतों कोशिशों के बाद भी उनके चाल चलन में कोई महत्वपूर्ण सुधार आया हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। सब कुछ इतना उलझा हुआ, सब कुछ इस कदर यत्र तत्र सर्वत्र लटका हुआ, भटका हुआ, अटका हुआ कि सच में लगता है कि भर्ती के जो आयोग हैं, संस्थाएं हैं, ये मकड़ जाल हैं क्या, कि जिसमें एक बार नौजवान फंस जाए तो त्राहिमाम कर जाए, त्राहिमाम त्राहिमाम। या कई बार मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है क्या ये संस्थाएं नौजवानों के लिए दुश्वारियां पैदा करने का काम कर रही हैं? क्या ये संस्थाएं नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम करती हैं? क्या ये संस्थाएं जानबूझकर ऐसी प्रक्रिया, ऐसी विधि अपनाती हैं ताकि अभ्यर्थियों को, युवाओं को अधिकतम कष्ट हो, अधिकतम कठिनाइयां हो? ये सवाल है, ये महज आरोप नहीं है, इनके पीछे तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। एक होता है कि अनइंटेंशनली और एक होता है इंटेंशनली, इरादतन और गैर इरादतन। इनकी क्रियाविधि को देखें और नौजवानों की शिकायतों को सामने रखें तो लगता है ज्यादातर मामलों में मसला इंटेंशनल है। एक परीक्षा हो रही है, होनी है इसी माह के मध्य में, 15-16 में, पीईटी 2022। यही यूपी SSS कराएगा। अब इसमें मालूम क्या हुआ, गाजियाबाद की बिटिया, गाजीपुर में सेंटर उसका, और गाजीपुर के बच्चे का लड़के का सेंटर डाल दिया बुलंदशहर, राम भजो। ये 400-500 किलोमीटर का संघर्ष क्यों करेगा आदमी, और क्यों करना चाहिए? लाखों लड़के लड़कियां इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। पैसे का अपव्यय, समय का अपव्यय, सुरक्षा का मसला, और खास तौर पर लड़कियों के साथ तो और ज्यादा समस्याएं। इसकी जरूरत क्या थी? कोई भाला फेंको प्रतियोगिता कर रहे थे कि फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक सेंटर जाए, ऐसा कर रहे थे क्या? क्या जरूरत थी? कहा गया कि परीक्षा को और ज्यादा पारदर्शी, प्रामाणिक और शुचितापूर्ण बनाने के लिए सब किया गया। अच्छा जी, कोई गारंटी दे सकता है कि सॉल्वर गैंग नहीं निकलेगा बाद में? क्या कोई गारंटी दे सकता है यूपी SSS का अधिकारी, पदाधिकारी, चेयरमैन, सदस्य, सचिव, कोई, कि इसमें पर्चा आउट नहीं होगा? कोई गारंटी दे सकता है क्या कि इस पीईटी 2022 की परीक्षा में गलत सवाल नहीं पूछे जाएंगे और ताकि बाद में मामला हाई कोर्ट में ना जाए? क्या कोई इसकी गारंटी दे सकता है? क्योंकि ये 3 बीमारियां उत्तर प्रदेश की हर भर्ती कराने वाली संस्था के साथ अविच्छिन्न रूप से संपृक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, अविच्छिन्न रूप से। ये उसके डीएनए में शामिल है। अब तो लगा डीएनए में शामिल है। जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, कराने वाली संस्थाएं हैं, उनके डीएनए में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा पेपर आउट, सॉल्वर गैंग और गलत पर्चा, ये 3 चीजें तो
और कुछ कुछ के डीएनए में आरक्षण का गड़बड़ी भी शामिल है। नहीं तो ये तीन तो जो मैंने बताया ये तो कॉमन फैक्टर हैं, हर भर्ती बोर्ड में 19-20 सब में है। ये गारंटी कौन देगा? 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर आदमी जाएगा, एक दिन पहले जाना होगा, एक दिन बाद आ पाएगा, 3 दिन की रुकने की व्यवस्था हो उसके पास, पैसा कहां से आएगा? कोरोना के बाद जो परिस्थितियां बनी उनमें इतना पैसा है क्या? और जब सब कुछ इंटरनेट से और ब्लूटूथ और क्या क्या उस तरह की तकनीक से गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं परीक्षाओं में, और वो अखंड चल रहे हैं, निर्बाध चल रहे हैं घोटाले घोटाले वाली सिलसिले, तो उसमें इससे क्या फर्क पड़ रहा? गाजीपुर का बच्चा बना इम्तिहान कहाँ दे रहा है? गाजियाबाद में इम्तिहान दे और बांदा का बच्चा फिरोजाबाद में दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? और अब तो 5G भी आ रहा है, अभी आया नहीं, लेकिन जब 4G पर इतना कोहराम है, ऐसे ऐसे सॉल्वर हो गए, तब क्या करिएगा? एक परीक्षा हुई लेखपालों की, लिखित परीक्षा हुई कि भाई लेखपाल भर्ती, उसमें क्या हुआ? 8,000 पद थे अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, और बाद में एसटीएफ ने माना कि उसमें 15,000 संदिग्ध लोग, यानी मुन्ना भाई एमबीबीएस इम्तिहान दे गए, यानी मोटे तौर पर मान लीजिए थोड़ा कम, लेकिन एक पद पर 2 मुन्ना भाई संदिग्ध। क्या खा के इम्तिहान होगा? क्या कैसे इम्तिहान होगा? कैसे मान ले कि प्रामाणिकता रहेगी? कैसे मान ले कि योग्यता का सम्मान होगा? ये स्थिति, दरोगा भर्ती का मामला आया, प्रदेश भर से बच्चे चिल्लाए, तमाम प्रमाण आए, तकनीकी प्रमाण साक्ष्य रखे गए कि जो कुछ हुआ है वो उचित नहीं है। हाई कोर्ट में मामला गया, लेकिन माना नहीं गया, कहा गया ना जी ना, सब ठीक है, आगे बढ़ो। क्यों इतनी हड़बड़ाहट है? पारदर्शिता और प्रामाणिकता सबसे बड़ी कसौटी होनी चाहिए, और ये कसौटी दरोगा भर्ती में भी लागू होनी चाहिए थी। ये बड़ा प्रश्न है। परीक्षा देने वालों को परीक्षा की शुचिता में विश्वास होना चाहिए। कोई प्रक्रिया, कोई इम्तिहान, कोई संस्था मेरी नजर में तभी प्रामाणिक है जब उसमें इम्तिहान देने वाले लोगों को लगे कि यह संस्था जो भी इम्तिहान कराती है वो पारदर्शी होते हैं, निर्णायक होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो मान लीजिए गाजियाबाद की बिटिया अंबेडकर नगर में पहुंच भी गई, इम्तिहान दे भी आई, और वहाँ पता लगा कि आखिरी उसमें पर्चा आउट हो गया या कोई और बवाल हो गया और परीक्षा निरस्त हो गई। तब एक ही परिवार के 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं अगर, तो एक बलिया है और एक बांदा है, कैसे इम्तिहान कराएंगे परिवार के लोग? कैसे ले जाएंगे? कितना पैसा खर्च कर पाएंगे? क्या सरकार व्यवस्था कर रही है? 35 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, 35 लाख से ज्यादा। आप सोचिए कितना बड़ा इम्तिहान है, और ये नौकरी देने वाला नहीं है, जबकि ये तो आरंभिक अर्हता परीक्षण है। मुझे समझाइए, ये जो पीईटी 2022 इम्तिहान हो रहा है, इसके 3 बिंदु मुझे बताइए जिन पर आपत्ति है, जिन पर कष्ट है। आज के तकनीक प्रधान समय में ये किसने दिमाग दिया कि गाजीपुर का आदमी गाजियाबाद में इम्तिहान देगा तो इम्तिहान पवित्र हो जाएगा? ये किसने दिमाग दिया? एक, आयोग को। दूसरा, सामान्य रूप से यह परंपरा रही कि बच्चियों को जिले में ही सेंटर दिया जाए, क्योंकि उनके आने जाने में बहुत सारी समस्याएं। ये इतनी बड़ी भर्ती पूरे प्रदेश को मथ के रख दिया, ये क्यों?
कहां से पैसा आएगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी की एक समस्या पैदा हो जाएगी। 400-500 किलोमीटर पहले जहां इम्तिहान है वहां जाने का मतलब एक रात, जो ठीक रजत कह रहे, एक रात पहले जाइए, होटल में, धर्मशाला में कहीं रुकिए, सेंटर देख के आइए, तब ना सुबह जाएंगे। ऐसा क्यों करते हो जिसमें ऐसी समस्याएं हो? और जब परीक्षाओं का हाल ये, अभी दरोगा भर्ती देखी, लेखपाल की भर्ती का इम्तिहान देखा, 8,000 पद और 15,000 मुन्ना भाई। तो ऐसा क्यों किया इसमें कि इतनी बड़ी परीक्षा ये पीईटी 2022, इसमें ऐसा फैसला कर दिया आयोग ने कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचवा दिया। लड़कियों के जो फीमेल अभ्यर्थियां हैं, अभ्यर्थी रहती हैं, उनके लिए एक सामान्य परंपरा हमेशा से रही कि जिले के बाहर उनको सेंटर मत दीजिए। आप समझ गए ना? ये परंपरा क्यों तोड़ी गई? जिम्मेदारी आयोग का चेयरमैन लेगा क्या? या तो इतना नैतिक साहस हो कि खड़े होकर प्रदेश को संबोधित करे चेयरमैन और कहे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, निर्भय होकर इम्तिहान दीजिए, ना अटकेगी, ना भटकेगी, ना लटकेगी। है साहस? उनके सिर पर तो लेखपाल भर्ती का भूत सवार है, दरोगा भर्ती का हर्ष देखा। इतना आदमी को कॉलर तब ऊंचा करना चाहिए जब उसने पिछले कुछ अच्छे काम करके दिखा दिए हो मनोज भाई। नहीं, जो 2 बार असफल हो गया हो बड़ी परीक्षाएं कराने में आयोग, उसे थोड़ा विनम्र रहना चाहिए। नहीं, एक भी परीक्षा में तो इस विषय को आज से नहीं, 1.5-2 दशक से देख रहा हूं। क्या 12 की भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में भगवान के आशीर्वाद से अटकी होगी कोई, अभी मैं ढूंढूं तो मिल जाएगी। क्या 13 की भी अटकी होगी, 14 की भी अटकी होगी, 15 की भी, 18 की भी, 16 की भी। देश के किसी भूभाग में ऐसा नहीं। और एक 35 लाख से ज्यादा बच्चों का मूवमेंट होना है, उनको इस आधार पर कि भाई नकल नहीं हो, गलत प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जाए, इसलिए इनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके ऐसे डाल दो, पूरब वाले को पश्चिम और पश्चिम वाले को पूरब। आज के दौर में जब सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, परीक्षा कराना भी और परीक्षा में हैकिंग करना भी, दोनों टेक्नोलॉजिकल है मामले हैं। ठीक, आप समझ रहे ना? अब परीक्षा में हैकिंग करने के लिए गेट पे जाके गोली चलाने की जरूरत नहीं है किसी को ना, कहीं भी बैठे बैठे आदमी कर देता है। तब ये बात आज के दौर में समझ मुझे नहीं आ रही कि गाजियाबाद का आदमी गाजीपुर जाएगा तो परीक्षा अच्छी होगी। एक चीज और भी है मनोज भाई कि झारखंड में एक जगह है बहुत छोटी, लेकिन दुनिया भर में उसको लोग जानते हैं। मालूम है क्यों? वो जगह है जामताड़ा। क्या? अपना नाम नहीं लिख पाते बालक, लेकिन अमेरिका में बैठे आदमी के खाते का सारा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं बैठे बैठे जामताड़ा में। या नोएडा में खोड़ा में बैठे लोग मशीनें लगा के ऑस्ट्रेलिया के बुजुर्ग दंपत्ति का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। जानने की जरूरत है क्या ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और जापान? नहीं ना। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा ये कौन बुद्धिमान है जो ऐसी सलाह दे रहा है कि गाजियाबाद वाले को गाजीपुर भेज दोगे तो सब पवित्र हो जाएगा। ये कौन दिमागदार सलाह दे रहा है? सिवाय बर्बादी के कोई रास्ता नहीं खोल रहा। मसला ये नहीं कि चुनाव का परिणाम जनता ने दिया, जनादेश स्वाभाविक है, तभी दोबारा सरकार आई। लेकिन सरकार दोबारा, जैसे सरकार आ जाने के बाद ये अर्थ नहीं माना जा सकता कि 5 वर्ष तक सरकार के और शासन के हर निर्णय से जनता संतुष्ट है। ये नहीं माना जा सकता ना। नहीं, ये बात बड़े बड़े मनोज बाबू एक मिनट बड़े बड़े बहुमत से सरकारें आई केंद्र और राज्यों में, उनके फैसलों से लोग नाराज भी हुए। जैसे एक उदाहरण दूं, 71 में इंदिरा गांधी बहुत बड़े बहुमत से जीतकर आई 1971 में, और 75 में जून में लगा दी उन्होंने इमरजेंसी। तो कांग्रेसी अगर ये कहे कि भाई आप इमरजेंसी सवाल उठाने वाले कौन होते हो, हम जीत के नहीं आएगा, ये तर्क ठीक नहीं ना।
आप जीत के आए एक तरफ अच्छी बात, लेकिन इमरजेंसी लगाई खराब बात, यह भी उतनी ही सच्ची बात है। बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई कोशिश कर रहे हैं और अगली बार करेंगे, लेकिन इसी देश में कहीं बाहर नहीं जाना कोई सीखने। इसी देश में जवाहरलाल नेहरू के समय से लेके आज मोदी जी तक एक संस्था है जो भारत के लिए अधिकारी चुनती है हर विभाग में बड़े, ठीक, उसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग। शाहजहां रोड पे उसका दफ्तर है। वहां ना मुन्ना भाई आए, ना मुन्नी बेगम आए, ना सॉल्वर मिले, ना टॉलवर मिले, ना पर्चा आउट हो, ना भर्ती लटके, ना अटके, ना भटके, ना हाई कोर्ट, ना पीआईएल, ना जामताड़ा। वहां से क्यों नहीं सीखते हैं? वही सवाल राजनीतिक दलों को हटा दे, क्योंकि हमने भाजपा का कार्यकाल देखा, सब अखिलेश यादव को देखा, मायावती जी का देखा, सबके देखे, और उत्तर प्रदेश की दशा हमको मतलब अच्छे से पता है, ठीक। उसके लिए ना हमको किताब पढ़नी, ना कोई रिपोर्ट देखनी, ना किसी सचिव से पूछना कि क्या चल रहा है, ठीक। जो बात मैंने कही, संदीप शायद उसको उतना डिटेल में नहीं ले गए। एक बार भी कोई मुन्ना भाई वहां क्यों नहीं गया कलेक्टर ने आईएएस के इम्तिहान में माथापच्ची करने? वहां तो आईएएस में तो मुन्ना भाई अगर अपनी लिए जॉब तलाशें तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया मिल जाएगा इम्तिहान देने का। यहाँ टीईटी में धक्के खा रहे हैं, लेखपाली में लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, सीधे वहीं आईएएस आईपीएस आईएफएस में क्यों नहीं मुन्ना भाई चले गए? वहां एंट्री क्यों नहीं मिली किसी को? हिंदुस्तान के लोग करा रहे हैं, जापान से तो आते नहीं ना। ऐसा है कि उनके पास ये 6G है और बाकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास और SSSC के पास 2G है, ऐसा भी नहीं है। जो गेहूं वो खाते सो ये खाते, ये सब नाक कटा रहे हैं सारे प्रदेशों में लोग, और वहां केंद्र से क्यों नहीं सीख रहे? मैं एक सवाल खड़ा करता हूं, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा छोड़ो थोड़ी देर के लिए, पार्टियां आई आज है कल नहीं भी रहेंगी, देश तो रहेंगे ना, बच्चे तो रहेंगे। आईआईटी के एंट्रेंस होता है, आईआईएम का एंट्रेंस होता है, ठीक। संघ लोक सेवा आयोग 60-70 किस्म की भर्तियां करता है, क्या इनमें कोई सॉल्वर नटवरलाल मुन्ना भाई मुन्नी बेगम कोई क्यों नहीं जा पाता? और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जैसे ही राज्य के स्तर पर कोई इम्तिहान होता है, ये सारे बर्र की छत्ते की तरीके से कैसे आ जाते हैं? ये मैं नहीं समझ पा रहा। दिल्ली दूर है, आप लोग वहां जाके नहीं सीख सकते? संघ लोक सेवा आयोग को पता नहीं मालूम? तो मैं बता दूं क्या समस्या है भाई। आपके वहां जो बाबू काजू खा रहे हैं वहां बैठे बैठे ठंडे में, वो क्या करते हैं? आयोग में जो लोग भर्ती हो गए, हमारे टैक्स का पैसा जाया कर रहे हैं, काजू खा रहे हैं, जूस पी रहे, वो लोग यहां से क्यों नहीं सीख लेते कि आईआईटी का इम्तिहान कैसे होता है, एंट्रेंस का, आईआईएम का कैसे होता है, आईएएस की परीक्षा कैसे होती है? आपने कहीं सुना कि आईएएस का पर्चा कल्लू पान वाले क्या मिल रहा है? कहीं सुना? गुड्डू पंचर वाले क्या कहीं आईपीएस का पर्चा मिल रहा है, ऐसा सुना? नहीं ना। तो भाई साहब जब यहां मास्टर की भर्ती होती, लेखपाल की, चपरासी की, दरोगा की, सिपाही की, तो देश भर के हैकर जैकर टैकर यहीं कैसे आ जाते हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैं तो एक बात कह रहा हूं, एक बच्चे की आईआईटी में दाखिला करा दो, मूर्ख बच्चे की, ठीक का है, सारे वो मिलके मुन्ना भाई बोलते क्या बोलते सॉल्वर हैं, और 100 टीईटी में माथा फोड़ो, क्या तब भी मुनाफे का सौदा है एक आईआईटी? क्या वहां क्यों नहीं ये लोग जाते? ये लोग उत्तर प्रदेश में ही क्यों, जैसे कुंभ का मेला लगता है सब आ जाते हैं? ये मैं समझना चाह रहा हूं। वो भी भारत में ही है, मोबाइल यहीं चलता है, वहां नहीं चलता। ये ब्लूटूथ और कॉन्टूथ है, कौन क्या इंटरनेट है, क्या है, क्लाउड है, बाउड है, वो वहां नहीं चलता। मैं जामताड़ा वाले पर किसी में भेदभाव नहीं करते ना, वो तो जिसका मिलता उसका पैसा खा जाता है, अपने एक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते। मैं ये समझ पा रहा हूं ऐसा कैसा जामताड़ा यहां बन गया नटवरलाल लोगों का कि वो केवल टीईटी कोई पकड़ते हैं, सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश पकड़ते हैं, दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती, जो छोटे पद हैं, संघर्ष करने वाले वर्ग के बच्चे जहां जूझ रहे हैं। आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन करा दे,
5 करोड़ मिल जाएंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने एम्स में कभी सुना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है देश की, मेरे हिसाब से एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक, उससे कठिन और बड़ी परीक्षा कोई नहीं। क्या आपने कभी सुना कि कोई बाहर बैठ के कह रहा हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गायनी 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 है, हार्ट हार्ट, न्यूरो न्यूरो, कोई मिलता है? ये यहां कैसे बोली लगने लगती है, लेखपाल आ जाओ, टीटी आ जाओ, बीटी आ जाओ। पंडित जी, ये मैं समझना चाह रहा हूं, आज से नहीं, मैं हमेशा फेड अप रहा उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था से। भैया एक बात बताओ, क्या हम दुरुस्त करें तो हमारे लिए चिट्ठी लिखवा दो, हम सब दुरुस्त कर दें? कौन दुरुस्त करेगा? मसला ये है। आज जो चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं इसका मैसेज जाएगा। भैया यही बात मैं मायावती जी के समय सुनता था, मनोज जी, यही बात मायावती जी के समय सुनता था, यही बात अखिलेश जी के समय सुनता था, यही बात आज सुन रहा हूं, तो फिर तो कैसे चलेगा? इतने में तो एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई, एक पीढ़ी बुद्धि हो गई, उसका घर बिक गया, मकान बिक गया, बैल बिक गया, खेत बिक गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है। भाई आज के दौर में इतना टाइम लगता है व्यवस्थाएं सुधारने में, मालिक क्या? अब तो सब टेक्नोलॉजी ने इतना सरल कर दिया। मीसम यदि आप मुझे बताइए, सारे गड़बड़ घोटाला करने वाले राज्य स्तरीय इम्तिहानों में क्यों सक्रिय होते हैं? राष्ट्रीय स्तर के जो इम्तिहान हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, वहां क्यों नहीं कोई अपना कौशल आजमाता है? मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक, देश में 1000 किस्म के इम्तिहान होते हैं, पवित्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं कोई मुकदमा नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए अलवर सालवर ये टिल्लू पिल्लू नहीं भी रहे तो भी उत्तर प्रदेश के इम्तिहानों में एक श्राप है, मैं श्राप ही कहूँगा, मैंने 3 सरकारों का उदाहरण दिया, उनको देखते हुए सब अच्छा हो जाए फिर भी एक अच्छा नहीं हो सकता। क्या मेघनाथ के जन्म में सारे ग्रह अच्छे बैठ गए लेकिन शनि नहीं माना? क्या वैसे ही सवालों में गड़बड़ियां तो जरूर होंगी और मामला हाई कोर्ट जरूर जाएगा। मुझे लोगों ने बताया कि भाई साहब भर्ती का विज्ञापन निकलता है और हाई कोर्ट के वकील पिटीशन टाइप करना शुरू कर देते, वो इम्तिहान का भी इंतजार नहीं करते, उन्हें पता है लड़के चल चुके हैं बांदा से, बरेली से, इलाहाबाद आएंगे। रजत जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा, जब भारत में ईमानदार परीक्षा कराने की प्रक्रिया दिल्ली से सबके सामने है, कानपुर के आईआईटी में भी पढ़ने वही बच्चा जाता है जो उस टेस्ट से गुजर के जाता है, लखनऊ के आईआईएम में भी वही जाता है, तो टीईटी क्यों नहीं हो पाती ठीक से? ये मैं समझना चाह रहा हूं रजत। यूपीएससी केवल कलेक्टर और कप्तान पैदा नहीं करती, ये गलतफहमी डाल दीजिए। अरे रुको भाई, वो डाक खाने का अधिकारी भी पैदा करती है, आप समझ रहे हैं ना? उससे केंद्र सरकार की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं आपको बताता हूं। वो बेचारी, सुनो बच्चा, वो वन अधिकारी भी पैदा करती है, ठीक, फॉरेस्ट सर्विस का भी वहीं से इम्तिहान होता है। मैंने कहा 62 किस्म के चयन देती है, केवल कलेक्टर नहीं देती है। हम लोगों के दिमाग में गलत फहमी है देश के कि यूपीएससी मतलब कलेक्टर और कप्तान, नहीं, 62 किस्म की सेवाएं हैं जहां चयन करके देश में भेजती है लोगों को। भाई एक बात जान लीजिए, केवल इसी पर अगर हम बार बार फोकस रखेंगे, जो पिछले 1.5 दशक से मैं इस ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहा हूं, 1.5 दशक से कम से कम, जितना मुझे याद है, हो सकता है उससे पहले से कर रहा हूं, कोई हल तो निकला नहीं। इसलिए अब मैंने अपनी दिशा थोड़ी बदली। मनोज पंडित, आपके पास आ रहा हूं, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिस कमरे में आप परीक्षा कराते हो ना, ये टीईटी की, पीईटी की, मास्टर की, बाबू की, चपरासी की, सिपाही की, दरोगा की, ठीक, जहां ये घपले घोटाले भगवान का आशीर्वाद रहता है, प्रचुर मात्रा में होते रहते हैं और लट्ठी चलता रहता है, उसी कमरे में यूपीएससी की परीक्षा होटल में नहीं होती, वही केंद्र है स्कूल, ठीक, यूपी में भी ऐसा तो नहीं कि यूपी में जो पर्चा भरता है यूपीएससी का, उसका इम्तिहान बंबई में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। वही पर्ची इन्विजिलेटर, ऐसा भी नहीं होता कि यूपीएससी कहीं जहाज भर के इन्विजिलेटर भेजती है नए अपने, ऐसा भी नहीं है।
मनोज जी, वहां ठीक हो जाता है। आज तक कोई मुझे बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि भाई साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं यूपीएससी के खिलाफ। है ये दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम गलत है पर्चे में क्या? जैसा यूपी में एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं बच्चे। ऐसा क्यों है मनोज जी? कहीं तो कमी आप लोगों में है। एक चीज हो सकती है अच्छे से उसी जगह, दूसरी चीज में लूट मचती है। क्यों? मसला वही है, इच्छा शक्ति का मसला है। व्यवस्था की कमी नहीं है। उसी कमरे में सिविल सर्विसेज का इम्तिहान होता है, उसी कमरे में टीईटी का होता है। ठीक, वही मेज है, वही कुर्सी है, वही मास्टर इन्विजिलेटर है। क्या ऐसा मत गलतफहमी में निकाल के दिमाग में रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के इन्विजिलेटर आईएएस होते हैं। नहीं, वही सरकारी स्कूल के मास्टर, बैंक के कर्मचारी। इसका मतलब हम करा सकते हैं, कराते नहीं। तो दो ही बातें हैं, या तो हमारी प्राथमिकता नहीं, या हम चाहते हैं कि भाई ठीक है कुछ तो ऐसा रहे जिसमें हमारी भी दखल रहे। दो ही बातें हो सकती हैं। ये तो हम दखल चाहते हैं कि हम चाहें रामलाल पास हो जाए तो पास हो जाए, और हम चाहें तो रामलाल फेल हो जाए तो फेल हो जाए। या तो हम ये चाहते हैं, या हम सोचते हैं कि छोड़ो यार, चाहे जो होने दो, हमसे क्या मतलब है। दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात ही नहीं। मैं देख रहा था कि 5G लॉन्च हुआ है। कहा गया कि देश में इससे आर्थिक क्रांति आएगी, संचार क्रांति आएगी, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्र में बड़ी छलांग भारत लगाएगा। ठीक बात है, लेकिन मेरी चिंता ये है 4G में तो ये हाल है पंडित जी, 5G के बाद क्या होगा? फिर कौन सा इम्तिहान हो पाएगा? अच्छे से जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, नहीं, सरकारें ठीक, जो चाहती थी ठीक, कि जो हम चाहे वो हो। अब हम ठीक, अब मसला ये, ठीक है भैया, अब मसला ये कि हम कसौटी किसको रखेंगे? मुझे लगता है कसौटी परीक्षार्थी होना चाहिए, नेता नहीं, अधिकारी नहीं। नहीं, सरकार सर्टिफिकेट देने से दूर रहे। सारी सरकारों से मैं यही कहता रहा कि आप सर्टिफिकेट मत बांटिए कि सब ठीक हुआ। आप नहीं, जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं और प्रमाण दे रहे हैं कि ये इम्तिहान ठीक नहीं हुआ, तो हमें उस इम्तिहान कराने वाली संस्था के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती हुई, उसमें हजारों हजार छात्रों ने हजारों किस्म के साक्ष्य रखे। हाईकोर्ट में भी मामला है, अधिकारियों ने समझा दिया, नहीं नहीं सर ये तो ऐसे ही है, सब ठीक है। बोले अच्छा सब ठीक है, चलने दो। ये तरीका ठीक नहीं लोकतंत्र में। ये हमारे बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए आयोग हैं या आयोग के लिए बच्चे हैं? उल्टी गंगा चलाएंगे क्या हम? ये बच्चों के लिए पद हैं, आयोग हैं, व्यवस्था है, या इन पदों के लिए और आयोगों के लिए बच्चे हैं? ये पाप नहीं हो सकता। पुरानी सरकार थी मीसम जैदी की पार्टी की, तो मैंने तब एक बार कहा था इस बात को उस सरकार के सबसे बड़े चेहरे से। उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा ऐसा, उन्होंने अपनी बात रखी। मैंने उनसे कहा कि आपने कितने भर्ती चयन बोर्डों के कितने सदस्य और चेयरमैन को जेल भेज दिया? वही बात मैं मनोज पंडित की पार्टी की सरकार से कहूंगा। किस्सा कहानी नहीं, कितनों को जेल भेजा, मुझे नाम लिस्ट भेज दीजिए। और नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा? एक चेन छीनने वाले को हम जेल भेज देते हैं, मोबाइल छीनने वाले को भेज देते हैं। ठीक, सारे अपराधी जेल जाते हैं क्या? और अब तो जेल वो तख्ती लगा के भी आ रहे हैं। इसी फोटो में मैं देखता हूं कि हमें गिरफ्तार कर लो बाबूजी। ठीक, जब इतना है रौला
तो जिस संस्था के द्वारा परीक्षा दरोगा की कराई गई, उस संस्था के चेयरमैन, सेक्रेटरी और मेंबर्स के खिलाफ गैंगस्टर लगा के उनको अंदर क्यों नहीं कर दें? हम क्यों नहीं कर दें? इससे बड़ा कोई विश्वासघात हो सकता है? नौजवान के सपनों पर तुषारपात। जिस संस्था ने लेखपाल की भर्ती कराई, 8,000 पद, 15,000 मुन्ना भाई घोषित हो गए, वो लोग जेल कब जाएंगे? मेरे जीते जी जाएंगे कि गुजर जाने के बाद जाएंगे? क्यों नहीं जेल गए? कोई रिश्ते उनसे क्या लेना देना है? जेल भेजिए। मैं फिर एक ताबीज देता हूं, ऐसी बहसें मैं 1,000 कर लूं, मुझसे हर दिन प्रदेश भर के नौजवान कहते हैं कि आप इस पर बहस करिए, इस पर बहस करिए, बच्चे चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ होता इसलिए नहीं जब तक हम ये तय नहीं करेंगे। एक भर्ती आयोग के 10-5 बड़े चेहरों को जेल भेज दीजिए, डासना में एक लोटा थाली कंबल लेके एंट्री ले, ठीक? सारे आयोग नहीं सुधर जाए मनोज पंडित तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, कोई मीटिंग लेने की जरूरत नहीं रहेगी, सब रॉकेट लॉन्चर की तरह से, चीते की तरह से काम करते नजर आएंगे। लेकिन अगर उनको पता है कि ये तो पुनर्वास केंद्र है, वृद्धावस्था संन्यास केंद्र है, कोई कहीं से मेंबर हो गया, कोई कहीं से चेयरमैन हो गया, किसी कहने से वो वहां काजू खा रहे हैं, मौसम्मी जूस पी रहे हैं, मुंह छुपताव दे रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, मर रहा है बच्चा। ये बच्चा हमारा है, ये क्यों नहीं समझते भाई आप लोग? ये भाजपा कांग्रेस का, सपा बसपा का नहीं है, ये इस प्रदेश का, इस देश का बच्चा है। इनकी जवानी को आप इतने सस्ते में लेंगे? 8-8, 10-10 साल ये संघर्ष में गुजार दें। जिस समय ये देश में योगदान दे सकते हैं, उस समय ये सड़क पर हैं, अदालतों में खड़े हैं। ये देश का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है। देश भाजपा और सपा से पहले भी था, उनके समय भी है, उनके बाद भी रहेगा। ये गलतफहमी कोई ना पाले कि हम हैं तो देश है। बुनियादी प्रश्न वही है। एक परीक्षा हुई थी टीईटी की, उसके बाद दूसरा इम्तिहान हुआ, वो चलो ठीक हो गया। उसमें मुझे पता लगा भाई पर्चा आउट हो गया, लाखों बच्चे बैठे, 20-22 लाख, रोने चिल्लाने लगे। पता लगा जो मुंडन के कार्ड छापता था, उस बेहुदे को पर्चा छापने को दे दिया, उसने पर्चा बांट दिया सबको। उसको आजन्म कारावास क्यों नहीं हो? इससे बड़ा पाप कोई होगा? मनोज जी, बड़ा आदमी चुनाव भी लड़ता है, 20-25-50 लाख रुपया, 10-20 करोड़ रुपया लगा के हार भी जाए ना, तो उसकी सेहत पे बहुत फर्क नहीं होता, ऐसे झाड़ देता है। क्या 200-500 करोड़ का आदमी क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन ननकू के लड़के से पूछिए और रज्जाक के लड़के से पूछिए जाके, क्या उसकी पढ़ाई में घर का खेत गिरमी हो गया होगा, घर का खेत गिरमी हो गया होगा, अम्मा का बिछुआ पायल गिरमी रखा होगा। उनके साथ ये नहीं हो सकता। बड़े लोगों के साथ हो जाए ऊंच नीच, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भारत की आत्मा है, ये उत्तर प्रदेश की आत्मा है, ये उत्तर प्रदेश का मन है। बच्चे, इनके साथ ये अन्याय मत करिए। मैं योगी जी से कहूंगा, दरोगा भर्ती हो, लेखपाल का मसला हो, या ये जो पीईटी है 2022, उन तो पुरानी दोनों जो भर्तियां हैं जिनमें शुचिता नहीं रही, उन भर्तियों को कराने वाली एजेंसियों के प्रमुख लोग जेल जाने चाहिए। सरकारी तामझाम में उनको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उनको जेल जाना ही चाहिए। और इस परीक्षा के लिए मैं अनुरोध करूंगा, बच्चियों के सेंटर जिले से बाहर नहीं हो, जो नौजवान, जो युवा हैं, उनके सेंटर समवर्ती जिले में रख दीजिए, जो सीमावर्ती जिला हो। फर्रुखाबाद का बच्चा है, कन्नौज में इम्तिहान करा दीजिए, टेम्पू से चला जाएगा।
मैनपुरी का बच्चा है, इटावा में इम्तहान करा दीजिए। बलिया का बच्चा गाजीपुर में इम्तहान दे ले, गाजीपुर वाला बलिया में दे ले, टेम्पू से चला आ जाएगा, मोटरसाइकिल पर चला जाएगा भाई के साथ। लेकिन 700 किलोमीटर तो न मत भेजिए ना। फिर कर्जा लेगा किसी से बाप। मनोज बाबू ये पीड़ा समझिए, पिता फिर किसी से कर्जा लेगा 2 रुपया सैकड़ा और 5 रुपया सैकड़ा पर, क्या तब कोई संदीप वर्मा, कोई रजत यादव इम्तहान देने जाएगा। ये चीज मेरी आंख में आंसू ला देती है। और उसको हासिल क्या होगा? ऐसा मत करिए, सिर्फ इम्तहान देने भर के लिए 2-4-5 हजार रुपया खर्च हो जाए, नहीं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करें और आयोग से कहें कि अभी समय है और नहीं तो 10 दिन आगे बढ़ाइए परीक्षा, लेकिन ये व्यवस्था सुधारिए। 15 की जगह दिवाली बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं, कौन पहाड़ टूट पड़ रहा है। लेकिन ये परीक्षा उस ऐसे ही होनी चाहिए, न्यूनतम बोझ पड़े परिवार पर। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश का जो बहुसंख्यक व्यक्ति है वो आज भी गरीब है। सरकारी कागजों में क्या लिखा है मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मनोज जी इस बात से सहमत होंगे, मीसम जैदी भी, कि अगर हमको 80 करोड़ लोगों को मेरे भाई गेहूं देना पड़ रहा है, चावल देना पड़ रहा है जिंदा रखने के लिए 80 करोड़, तो उनका बच्चा गाजियाबाद से गाजीपुर तक कैसे चला जाएगा इम्तिहान देने? कैसे चला जाएगा? इसलिए कृपा करो भाई, ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, ये क्रूरतापूर्ण व्यवस्था है। हम अपने बच्चों को पारदर्शी इम्तिहान और जिले में इम्तिहान भी नहीं दे सकते क्या? नौकरी तो बाद की चीज है। मैं बहुत भावुक मन से सरकार से कहूंगा इस व्यवस्था को बदल दीजिए। हमारे शहर की, प्रदेश की बच्चियों के पांव में इसलिए छाले नहीं पड़े कि उनको पीईटी का इम्तिहान देना है। धन्यवाद।